बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क की तारीख़ में ऐसा शायद पहली दफ़ा हो रहा है कि जमहूरी ताकतों, जमहूरी हुकूमतों के होते हुए जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन और मुख्तलिफ़ असम्बलीज़, प्रोविंशियल असम्बलीज़ के जो इलेक्शन हैं, उसको उसके अल्तवा के लिए, उसको मौखर करने के लिए, उनको अवॉइड करने के लिए कोशिश की जा रही है। हमने ये जो डिक्टेटरशिप होता है, जो आमरीत होती है, उसमें ये बात देखी कि उसमें जो भी डिक्टेटर होता है, जो भी आमिर होता है, वो कतई तौर पर नहीं चाहता, क्योंकि उसने असम्बलीज़ डिज़ोल्व की भी होती हैं, पार्लियामेंट डिज़ोल्व होती है, सेनेट डिज़ोल्व होती है, उसमें आइन जो है वो मुअत्तल होता है। और डिक्टेटर का अपना एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर होता है, जिसे पीसीओ कहते हैं, उसके तहत वो आइन को रिप्लेस करता है और अपना एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर वो लेकर आते हैं, जिसमें कि वो अपना कानून और अपना आइन लेकर आते हैं, जिसमें कि कहीं पे भी वो जमहूरी इक़्तिदार जो है वो उनको प्रमोट नहीं हो रही होती, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको जगह नहीं मिल रही होती। तो ये डिक्टेटरशिप में तो हमने देखा है, लेकिन जमहूरी दौर में और जमहूरी हुकूमतों के दौर में क़तई तौर पर शायद ऐसा इट इज़ अनहर्ड ऑफ कि ये हमने कभी माजी में ऐसा देखा हो। जनरल ज़ियाउल हक जो थे, जिन्होंने 1977 में 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगाया था, उनका आप दौर देखिए तो उन्होंने वो जब आए, स्टेप इन हुए और उन्होंने असम्बलीज़ डिज़ोल्व की, आइन को मुअत्तल किया और अपना पीसीओ नाफिज किया था। तो वो उस वक्त उन्होंने ये कहा था, जब वो स्टेप इन हो रहे थे 5 जुलाई 1977 को, उन्होंने आवाम से अपनी स्पीच में कहा था कि माय डियर कंट्रीमैन, ये जो इलेक्शन होने हैं ये 90 दिन के अंदर करा दिए जाएंगे। इसका मतलब ये था कि 90 दिन के अंदर इक़्तिदार जो है वो उनके अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को सौंप दिया जाएगा, मुल्क में जमहूरी हुकूमत होगी, डिक्टेटरशिप ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने 90 दिन का टाइम दिया और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इलेक्शन हुआ वो तकरीबन 8.5 साल या 9 साल के बाद, यानी कहाँ 90 दिन और कहाँ 9 साल के बाद फिर इलेक्शन हुआ था 1985 में, और वह भी गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हुआ था। तो ये डिक्टेटरशिप में ये रविश बहुत आम है, लेकिन ये जमहूरी हुकूमतों के दौरान इसका ऐसा होना जो है ना, वो कतई बहुत तशवीशनाक बात है। इसलिए कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मिसाल भी हम ले सकते हैं कि वो भी आए जब 12 अक्टूबर 1999 को, तो उस वक्त भी उन्होंने तो ये दावा नहीं किया था कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएंगे। यही वजह है कि वो उन्होंने गैर एलानिया तौर पर अपना मार्शल लॉ जो है वो जारी रखा और ग़ालिबन 5 साल के बाद मुमकिन हुआ था कि उन्होंने इलेक्शन जो है वो करवाए थे और मुल्क में असम्बलियाँ जो हैं, एक जो बाई कैमरल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री निज़ाम हुकूमत जो था वो रिवाइव हुआ था। उन्होंने भी पीसीओ नाफिज किया था, उन्होंने भी आइन मुअत्तल किया था, उन्होंने भी नेशनल असम्बली और सेनेट को मुअत्तल किया था, वो भी अपना एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेकर आए थे। बाद में सियासी जमातों को उन्होंने मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और उनकी वापसी के लिए और अपने लिए सेफ़ एग्ज़िट ढूंढने के लिए उन्होंने एक एनआरओ भी दिया, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो भी सियासी जमातों के दरमियान उन्होंने उस पर अमल करवाया। तो ये वाले सारी चीज़ें थीं जिसका मकसद यही होता है कि आपका मुल्क जो है वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ, जमहूरी निज़ाम की तरफ जाए और एक जो आमरीत होती है, एक जो ऑटोक्रेटिक रूल होता है जिसे हम डिक्टेटरशिप कहते हैं, उस रूल से निजात मिले। क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं पे भी आमरीत को, डिक्टेटरशिप को, ऑटोक्रेसी को वो अच्छा नहीं समझा जाता। इवन आपकी जो बैरूनी दुनिया है वो कभी भी आपको आपकी रियासत को, आपकी हुकूमत को, आपके निज़ाम को कभी भी इस तरह से एक्नॉलेज नहीं करती। जिन लोगों ने, जिन रियासतों ने या जिन हुकूमतों ने और जिन ममालिक ने जो हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप को एंडोर्स किया या उनको एक्नॉलेज किया, तो वो भी उनमें भी जो कहा जाता है कि जी एक उनके अपने मफाद थे, कहीं प्रॉक्सी वार थी, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में कहीं उन्होंने जंग लड़नी थी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी उन्होंने एक प्रॉक्सी वार जो है वो इनिशिएट की थी। तो उसमें हम आलाकार बने थे, एक प्रॉक्सी वार लड़ रहे थे, उनका मफाद था, जिसकी वजह से अदरवाइज़ डिक्टेटरशिप को पूरी दुनिया में कहीं अच्छा नहीं समझा जाता। तो लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है कि इस वक्त पार्लियामेंट जो इलेक्शन है, ये तो सिर्फ इस इलेक्शन की बात हो रही है ना, ये सिर्फ पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की। इससे पहले आपकी मिसाल दी जा सकती है कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे,
इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के लिए बाकायदा शेड्यूल अनाउंस हो चुका था। यहाँ पर सिर्फ चंद दिन जो है वो पोलिंग में रह गए थे और इसी हुकूमत ने पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर एक जो है वो नया कानून मंजूर किया, जिसमें इस्लामाबाद के जो बल्दियाती हलके थे, यूनियन कौंसल्स थी, उनकी तादाद जो है उसके लिए वो बढ़ा दी थी। वो कानून मंजूर कर लिया था, सदर ममलिकत को भेज दिया था और इस बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये कहा कि जो अब चंद दिन के बाद इलेक्शन होने वाले हैं बल्दियाती इंतखाबात, उनको रोक दिया जाए। तो इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद, एक बार इलेक्शन शेड्यूल आ जाए तो ना आप वोटिंग लिस्ट में कोई तरमीम कर सकते हैं, ना ही कोई और तरक्याती मंसूबे रुक जाते हैं। जो कोड ऑफ कंडक्ट है उम्मीदवारों के लिए, वोटर्स के लिए, वो नाफिजुल अमल हो जाता है और यानी कि इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद अब कोई इस तरह की कार्रवाई। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्शन रुकवाने के लिए हुकूमत इस हद तक भी गई कि उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद, जब सिर्फ चंद दिन बाकी थे पोलिंग में, उन्होंने कौमी असम्बली से और सेनेट से एक कानून मंजूर करवाया और उस बुनियाद पर ये, ताकि ये कि उस बुनियाद पर वो इलेक्शन जो है वो उसका इल्तवा जाएँ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इलेक्शन हो। अब यही वाली जो मामला है इस वक्त वो पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन के साथ भी हो रहा है कि इन इलेक्शन को लिए भरपूर कोशिश की जा रही है कि ये किसी तरीके से ये इलेक्शन ना हो। हुकूमत को कोई ख़तरा है, हुकूमत को कोई ख़दशात लाहक हैं कि उनका वोट बैंक जो है वो शायद इस वक्त पॉपुलैरिटी के ग्राफ में बहुत नीचे है। उन्हें मालूम है कि वो अगर आवाम की अदालत में जाएंगे तो वहाँ पर मुकदमे का फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आएगा, तो इसलिए वो आवाम की अदालत में जाने से भी घबरा रहे हैं। और जो यहाँ की अदालत, जो एक्चुअल अदालत है, जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, उनके जो दिए हुए फ़ैसले हैं वो उसको भी निगेट कर रहे हैं, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उसको नहीं मान रहे। और मकसद सिर्फ यही है कि इलेक्शन ना हो। अब ये देखिए कि ये जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये कोई ऐसा फ़ैसला नहीं है कि इसमें किसी को फांसी दी जा रही है, किसी वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल नहीं करार दिया जा रहा, इसमें किसी की हुकूमत ख़त्म नहीं की जा रही, इस फ़ैसले के नतीजे में किसी को गैर सादिक और गैर अमीन डिक्लेयर नहीं किया जा रहा, इसमें किसी को इंतखाबी अहलियत जो है किसी की चैलेंज नहीं हुई हुई है। यानी बराह रास्त किसी का वो जो है वो कोई इससे बराह रास्त इफ़ेक्ट नहीं हो रहा उस तरीके से। लेकिन सिर्फ इसमें फ़ैसले में क्या है कि ये आप जो एक आइनी तकाज़ा है, आइन के अंदर दर्ज है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, उस आइनी तकाज़े को पूरा किया जाए। तो उस आइनी तकाज़े को पूरा करने के लिए, यानी सिर्फ इलेक्शन को रोकने के लिए तरह तरह के हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसमें कौमी असम्बली जो है वो नई कानून साज़ी कर रही है। आज करारदाद भी एक आ गई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अदालत जो है वो मुकर्रना के मामलात में मुदाखलत ना करे। फिर उसके बाद उसमें यह भी कहा जा रहा है काबीना से फ़ैसले लिए जा रहे हैं और ख़ास तौर पे जो जज साहिबान हैं, एक अदलिया के अंदर डिवीज़न जो है ना वो क्रिएट की जा रही है। अदलिया के अंदर पहले से डिवीज़न मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर जो वो कहते हैं ना एडिंग फ्यूल टू द फायर, उसमें जलती पर जो तेल का काम किया जा रहा है वो इस वक्त हुकूमत की जानिब से है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो स्प्लिट है अदालत में उसकी बुनियाद, उसका वो फ़ायदा उठाकर तो ये जो मामला आते हैं वो अपने हक़ में करें और किसी तरह से इलेक्शन ना हो। तो ये बड़ी उस तरह की एक तशवीशनाक बात है कि कोई ऐसा एडवर्स फ़ैसला नहीं आ रहा, किसी को फांसी नहीं दी जा रही, किसी को उम्र कैद नहीं हो रही, कोई जेल नहीं जा रहा, लेकिन इसके बावजूद एक आइनी तकाज़ा पूरा करने के लिए जो फ़ैसला है अदालत का, उसको भरपूर तरीके से उसकी वो की जा रही है, उसकी मुखालफत की जा रही है, उसको अपोज़ किया जा रहा है। और सिर्फ़ यही कि जी कहीं आइनी तकाज़ा पूरा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें आवाम की अदालत में जाना पड़े और फिर आवाम की अदालत में चूँकि हमारे पास देने को कुछ भी नहीं, तो उन्हें मालूम है कि आवाम की अदालत से उन्हें क्या फ़ैसला मिलेगा।